नार्सिज्म, आपने ये शब्द सुना तो जरूर होगा। आजकल तो ये बहुत आम हो गया है, खास तौर पर किसी ऐसे इंसान के लिए जो सेल्फी के दौर में खुद से कुछ ज्यादा ही प्यार करता हो। लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ एक मजाक या तकिया कलाम नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंसानी गुण है, जो एक मामूली सी आदत से लेकर हमारे रिश्तों को तबाह करने वाली एक गंभीर समस्या तक कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आज हम इसकी तह तक जाते हैं और समझते हैं कि साइकोलॉजी की दुनिया में इसका असली मतलब क्या है। तो आज के इस सफर में हम नार्सिसिस्ट की एक पुरानी कहानी से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि आज का मनोविज्ञान इसे कैसे समझता है, ये हमारे रोजमर्रा के रिश्तों पर कैसे असर डालता है, और हाँ, वो सबसे बड़ा सवाल, क्या नार्सिसिस्टिक व्यक्ति कभी बदल भी सकता है। देखिए, नार्सिसिज्म की जड़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस प्राचीन यूनानी कहानी पर जाना होगा जहां से इस शब्द की शुरुआत हुई। तो कहानी कुछ यूं है कि नार्सिसस नाम का एक बेहद खूबसूरत नौजवान था। वो एको नाम की एक अप्सरा के प्यार को ठुकरा देता है और फिर एक दिन नदी में अपनी ही परछाई देख लेता है और बस उसी पर मोहित हो जाता है। वो अपनी ही छवि से इतना प्यार करने लगता है कि उसे छोड़कर जा ही नहीं पाता और आखिरकार वहीं डूब जाता है। ये कहानी नार्सिसिज्म के मूल विचार को बिल्कुल साफ कर देती है, खुद के साथ एक ऐसा लगाव जो आखिर में नुकसानदेह ही साबित होता है। खैर, ये तो हुई कहानी, लेकिन मनोविज्ञान की दुनिया में इसका क्या मतलब है? चलिए देखते हैं कि यह कहानी कैसे आज के दौर में कुछ साफ लक्षणों में बदल जाती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि नार्सिसिज्म एक बढ़ी चढ़ी भव्य आत्म छवि है, मतलब एक ऐसी गहरी सोच जिसमें व्यक्ति को लगता है कि वो दूसरों से ज्यादा सुंदर है, ज्यादा होशियार है और ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसीलिए उसे सबसे खास ट्रीटमेंट मिलना ही चाहिए। लेकिन रुकिए, ये इतना सीधा भी नहीं है। असल में मनोवैज्ञानिक इसके दो मुख्य रूप पहचानते हैं। पहला है ग्रैंडियोस नार्सिसिज्म। ये वो लोग हैं जो आत्मविश्वास से भरे, हावी होने वाले और हमेशा सबका ध्यान अपनी ओर खींचने वाले होते हैं। और दूसरा है वल्नरेबल नार्सिसिज्म। ये लोग शांत और शर्मीले लग सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी लगता है कि वो खास हैं और जरा सी भी आलोचना से बुरी तरह टूट जाते हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इन सब लक्षणों का उस व्यक्ति के आसपास के लोगों पर, उनके रिश्तों पर क्या असर पड़ता है? इस हालत को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल की लाइन है। ये एक ऐसी बीमारी की तरह है जिसमें पीड़ित को तो बहुत अच्छा लगता है, पर उनके आसपास के लोग तकलीफ झेलते हैं। ये एक लाइन में सब कुछ कह देती है कि ऐसे इंसान के साथ रिश्ता निभाना कितना मुश्किल हो सकता है। लंबे समय में ये व्यवहार व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह के रिश्तों में जहर घोल देता है। ऐसे लोग अक्सर स्वार्थी होते हैं। उनके पार्टनर रिश्ते में खुद को अकेला और धोखा खाया हुआ महसूस कर सकते हैं, और जब उनकी मैं सबसे बेहतर हूं वाली भावना को कोई चुनौती देता है तो वे बेहद नाराज और आक्रामक भी हो सकते हैं। और जब ये व्यवहार अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है, मतलब हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसे एक मनोवैज्ञानिक विकार माना जाता है। इस विकार का नाम है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर या NPD। ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। अच्छी बात यह है कि ये आबादी के सिर्फ 1 से 2% लोगों को ही प्रभावित करता है, और हाँ, पुरुषों में ये थोड़ा ज्यादा आम है। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल के मुताबिक NPD के मुख्य लक्षणों में खुद को असाधारण मानना, दूसरों की भावनाओं को समझने में बहुत मुश्किल होना, ये महसूस करना कि हर चीज पर सिर्फ उन्हीं का हक है और लगातार प्रशंसा और ध्यान की जरूरत शामिल है। जब ये लक्षण किसी के जीवन पर पूरी तरह हावी हो जाते हैं, तब ये एक असली पर्सनालिटी डिसऑर्डर बन जाता है। इसका असल दुनिया में क्या असर होता है? जरा सोचिए, कोई अपने जीवन साथी या बच्चों की परवाह करने के बजाय उन्हें बस अपनी तारीफ सुनने का एक जरिया बना ले। ऐसे में रिश्ते रिश्ते नहीं रहते, वो सिर्फ ध्यान खींचने का एक साधन बनकर रह जाते हैं। यह एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। आखिर नार्सिसिज्म किसी व्यक्ति में आता कहां से है? क्या ये पैदाइशी होता है? रिसर्च बताती है कि इसमें नेचर और नर्चर यानी आनुवांशिकी और माहौल दोनों का हाथ होता है। जुड़वा बच्चों पर हुई स्टडीज से पता चला है कि इसमें जेनेटिक्स का एक मजबूत रोल है, लेकिन साथ ही परवरिश भी बहुत मायने रखती है। जो माता पिता अपने बच्चे को जरूरत से ज्यादा सिर पे चढ़ाते हैं, वे अनजाने में ग्रैंडियोस नार्सिसिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत ज्यादा कठोर और कंट्रोलिंग माता पिता वल्नरेबल नार्सिसिज्म की वजह बन सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, हमारी संस्कृति भी एक भूमिका निभाती है। खास तौर पर इंडिविजुअलिज्म वाले समाजों में
1970 के दशक के बाद से नार्सिसिज्म के लक्षण बढ़े हैं, जब से सेल्फ एस्टीम मूवमेंट और मटीरियलिज्म पर जोर दिया जाने लगा। और आज का तो पूछिए ही मत, सोशल मीडिया तो जैसे खुद को प्रमोट करने के लिए ही बना एक विशाल मंच है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ा सवाल, क्या नार्सिस्टिक लक्षणों वाले लोग बेहतर हो सकते हैं? क्या बदलाव मुमकिन है? तो अच्छी खबर यह है कि हाँ, बदलाव बिल्कुल संभव है। साइकोथेरेपी, दूसरों के प्रति हमदर्दी और करुणा का अभ्यास करना, या कोई भी ऐसी चीज जो किसी को अपने व्यवहार के बारे में ईमानदारी से सोचने और दूसरों की परवाह करने के लिए प्रोत्साहित करे, वो सब मददगार हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती है। एनपीडी वाले किसी व्यक्ति के लिए खुद को बेहतर बनाने की राह पर टिके रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए उन्हें अपनी कमियों को स्वीकार करना पड़ता है, जो उनकी मैं महान हूं वाली छवि के बिल्कुल खिलाफ है। और यही हम एक गहरे सवाल पर आकर रुक जाते हैं, जो हमें वापस नार्सिसिस्ट की कहानी तक ले जाता है। क्या कोई नार्सिसिस्ट कभी अपनी उस परछाई का सामना कर सकता है जो आकर्षक ना हो?